आज उसी निशा शर्मा की कहानी सुनाएंगे जो एक समय में लड़कियों की आइकॉन बन गई थी। लेकिन कोर्ट के एक फैसले के बाद अब निशा पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है। कोर्ट ने 9 साल पहले निशा की ओर से दर्ज कराई गई दहेज की एफआईआर को बनावटी कहानी ठहरा दिया है। मतलब निशा से किसी तरह की दहेज की मांग लड़के वालों की तरफ से नहीं की गई। अगर कोर्ट की बात यह सच है, फिर तो उसके ससुराल वालों पर झूठा केस दर्ज किया गया। मीडिया ने भी निशा के होने वाले ससुराल वालों पर तरह तरह के आरोप उस समय जने थे। उस समय मीडिया ट्रायल ने निशा से शादी के लिए मुनीस दलाल का पूरा परिवार तबाह हो गया था। मुनीस दलाल की शादी निशा के साथ तय हुई थी और जब निशा ने शादी से इनकार कर दिया, मुनीस दलाल और उनके परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाया। मीडिया इस मामले में घुसा और मीडिया रोज निशा शर्मा के तरह तरह के इंटरव्यू दिखा रहा था। मुनीस दलाल ने इस केस में 9 साल तक कोर्ट के चक्कर काटे। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के विकासपुरी, जहां पर मुनीस दलाल का घर है, वहां पर मुनीस दलाल ने कहा कि हमें इंसाफ तो मिला, लेकिन जिंदगी बर्बाद होने के बाद हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मुनीस दलाल का यह कहना है। झूठे केस में फंसाने पर निशा और उसके पिता डीडी शर्मा के खिलाफ हर्जाने का केस जरूर करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट ने इतनी लंबी सुनवाई के बाद क्या क्या कहा। कोर्ट ने निशा शर्मा के दहेज केस को न सिर्फ बनावटी कहा, बल्कि मामले में एक तरफा रिपोर्टिंग करके चारों आरोपियों की मानहानि करने के आरोप में एक बड़े अखबार के रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा शुरू करने का आदेश भी दिया। दरअसल यही वो रिपोर्टर था जिसने सबसे पहले निशा की कहानी को छापा था और निशा को आयरन लेडी बताया था और ये कहा था कि निशा शर्मा ने दहेज मांगने की वजह से शादी से इनकार कर दिया और बारात को अपने घर से वापस लौटा दिया था। जो 4 आरोपी थे उनमें मुनीस दलाल, उनकी मां विद्या दलाल, बुआ सावित्री देवी और निशा के कथित प्रेमी नवनीत, इन सभी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। कोर्ट ने कहा जब निशा शर्मा की मुनीस दलाल के साथ शादी हुई ही नहीं तो दहेज एक्ट कैसे लागू हो सकता है। सीजेएम ने निशा की कहानी पर कई सवाल खड़े किए। फैसला सुनने के लिए निशा की ओर से वकील के अलावा कोई व्यक्ति कोर्ट में मौजूद नहीं था। यहां तक कि जो मुख्य वकील थे निशा के, वो भी कोर्ट में मौजूद नहीं थे। मतलब ऐसा लग रहा था उनके और उनके परिवार को कि ये इस केस में उनके खिलाफ फैसला आएगा और जब खिलाफ फैसला आएगा तो वो मीडिया का सामना निशा शर्मा और उसके परिवार के लोग कैसे करेंगे। शायद इसी वजह से वो फैसला सुनाते वक्त कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इससे पहले भी जब केस की हियरिंग हो रही थी, कोर्ट में गवाही चल रही थी, तब भी निशा शर्मा कभी गवाही देने कोर्ट में नहीं आई। उनके पिता डीडी शर्मा जो तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, वह भी शादी की तैयारियों की सीडी और जो जरूरी सबूत थे जो कोर्ट मांग रही थी, पुलिस मांग रही थी, वो पेश नहीं कर पाए। अब मैं आपको बताता हूं कि घटना के दिन क्या हुआ था। दरअसल नोएडा में 11 मई 2003 को मनीष दलाल की बारात निशा शर्मा के घर आई थी। निशा के घर वालों के मुताबिक मुनीस की मां ने ऐन शादी के वक्त 12 लाख रुपए और एस्टीम कार की मांग कर दी। जब इसकी जानकारी निशा को हुई तो निशा ने शादी से इनकार कर दिया और बारात वापस लौट गई।
इसके बाद निशा के पिता ने नोएडा में मुनीस दलाल, उनकी मां और बुआ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। इसी बीच घटना के कुछ दिनों बाद नवनीत राय नाम का एक शख्स भी सामने आया। नवनीत ने दावा किया कि उसकी शादी पहले ही निशा शर्मा के साथ हो चुकी है। मुनीस दलाल के साथ निशा शर्मा गलत तरीके से शादी कर रही है। निशा ने नवनीत के खिलाफ भी इस बयान के बाद मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कहा गया निशा की तरफ से कि जो नवनीत है वो गलत बयानी कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। बहरहाल मुनीस दलाल और उनके परिवार के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वह केस करीब 9 साल तक चला और 9 साल तक उसमें गवाहों के बयान दर्ज होते रहे, सुनवाई होती रही। अब अदालत ने मुनीस, उसके घर वाले और नवनीत राय को बरी कर दिया है। हालांकि जो निशा के पिता है डीडी शर्मा, उनका कहना है कि हम कानूनी पहलू को देख रहे हैं और ऊपरी अदालत भी जा सकते हैं। कोर्ट ने इस दौरान जो सुनवाई हो रही थी उसमें ये पाया कि गवाह और सबूत निशा शर्मा और उनकी परिवार के तरफ से जो पेश किए गए वो आरोपों को साबित नहीं कर रहे थे। कोर्ट ने यह भी नहीं माना कि निशा और नवनीत के रिश्ते काफ़ी गहरे थे, जो आरोपियों के बरी होने की एक अहम वजह बनी। कोर्ट का कहना था कि निशा और नवनीत के जो रिश्ते थे वो काफ़ी गहरे थे। जो नवनीत आरोप लगा रहा है निशा शर्मा की कि उसके साथ शादी हो चुकी है, यह बात भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए कोई सबूत कोर्ट में नवनीत या निशा शर्मा की तरफ से पेश नहीं किए गए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर निशा शर्मा और मुनीस दलाल की शादी तय कैसे हुई थी। बात 2003 की है। निशा शर्मा 21 साल की थीं और एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हुआ करती थीं। मुनीस दलाल 25 साल का था और एक इंजीनियर था। वो एक लोकल कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर पढ़ाता था। निशा के माता पिता देवदत्त और हेमलता ने अखबार में एक मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट दिया। मुनीस दलाल की मां विद्या देवी लाल ने, जो विधवा थी, उन्होंने इस एडवर्टीजमेंट को देखा और जो डीडी शर्मा का जो परिवार था उससे संपर्क किया। निशा के माता पिता से बातचीत की। बातचीत के बाद निशा और मुनीस की शादी 11 मार्च 2003 को नोएडा में रख दी गई, जहां पर निशा का परिवार रहता था। शादी होने से पहले ही दहेज के आरोप में मंडप से बारात लौट गई। लेकिन निशा शर्मा जैसे चर्चित केस में सजा न होने के बाद एक बार फिर दहेज के मुकदमों को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। यह भी चर्चा होने लगी है कि क्या ज़्यादातर दहेज उत्पीड़न के मुकदमे फर्जी तरीके से दर्ज कराए जाते हैं, लड़के वालों को फंसाने के लिए यह मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। यह एक बड़ा सवाल है। इसके साथ साथ मीडिया की भूमिका को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि मीडिया बिना सबूत के मीडिया ट्रायल शुरू कर देता है, जो यह साफ नहीं हो पाता है कि कौन आरोपी है और कौन सही। मीडिया की चकाचौंध के बीच ये साबित करना इतना आसान नहीं होता है। पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल खड़ी हो जाती है कि वो किस एंगल पर जांच को आगे बढ़ाए। कई मामलों में ऐसा हो चुका है। मुंबई में शाहरुख खान के बेटे के साथ भी ऐसा हुआ। शाहरुख खान के बेटे का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मीडिया ट्रायल की वजह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कुछ दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा। हालांकि बाद में ये मुकदमा पूरी तरह से छूट गया। आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।